नमस्कार, बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। यूपी में तीसरे चरण को जीतने के लिए अब लड़ाई और तेज हो गई है और सभी सियासी दलों के नेता लगातार रोड शो और जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इसमें बीजेपी के सभी स्टार प्रचारक अब मैदान में उतरे हुए हैं तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी लगातार कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए सियासी समीकरण को साधने में लगे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच जारी जंग में समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की भी एंट्री हुई है। करहल में मुलायम सिंह यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। अब तीसरे चरण में कई वीवीआईपी चेहरे और कई वीवीआईपी सीटें शामिल हैं। तीसरे चरण में ही करहल की सीट भी है जहां से अखिलेश यादव चुनावी मैदान में हैं। अब अखिलेश के सामने केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल चुनावी मैदान में हैं और इसी चरण में जसवंत नगर से शिवपाल सिंह यादव और बीजेपी सरकार में मंत्री रहे सतीश महाना, मुलायम सिंह यादव के समधी और हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हरिओम यादव भी चुनावी मैदान में हैं। अब अगर चुनावों के इन चरणों के हिसाब से हम देखें तो तीसरे चरण में सबसे ज्यादा वीवीआईपी चेहरे हैं। तीसरे चरण में 20 फरवरी को 59 सीटों पर मतदान होना है। यह तीसरे चरण हाथरस, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कासगंज, कन्नौज, इटावा समेत 16 जिलों में होंगे। लेकिन सवाल यह है कि दिग्गजों से सजे इस चरण में आखिर कौन किस पर भारी पड़ेगा, यह देखना बहुत अहम है, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर होगी। और चुनावों के लिहाज से तो हर एक चरण अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2 चरण अब बीत चुके हैं। पार्टियों के अपने अपने दावे हैं कि इन चरणों में उनको बढ़त मिली है या फिर जनता का जो मिजाज है पार्टियां अपने अपने हिसाब से उसको इंटरप्रिटेट कर रही हैं। लेकिन एक एक चरण और एक एक सीट बेहद महत्वपूर्ण है और पार्टियां आप देख रहे हैं कि इसी कवायद में आपको लगातार नजर आ रही हैं और अपनी अपनी तरह से वोटर्स को लुभाने की, उनको साधने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन इसमें कामयाबी किसको मिलती है, इसके लिए 10 फरवरी तक का ही इंतजार करना होगा, क्योंकि अब प्रत्याशियों की भी किस्मत ईवीएम में कैद होनी शुरू हो चुकी है। तो स्टार प्रचारकों में आप देख रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरों को देखें या उत्तर प्रदेश के अंदर आप समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव को देखें और आज तो मुलायम सिंह यादव के द्वारा भी पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया गया है। तो सभी दिग्गज चुनावी मैदान में अपनी पार्टी की जीत के भरोसे से जनता के बीच में अपनी बात को रख रहे हैं। लेकिन अब तीसरे चरण का जो रण है, यहां पर कौन किस पर भारी होगा, यह देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। अब 10 जिलों में ऐसा है यहां पर जहां बीजेपी ने किसी का खाता नहीं खोलने दिया है। समाजवादी पार्टी सिर्फ 8 सीटें ही जीत पाई है इन 3 चरणों में। 59 में से आप देखें कि 49 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने 17 में जीती। तो ये जो आंकड़ा है भारतीय जनता पार्टी का, या जो पिछला आप कह सकते हैं कि जो रिकॉर्ड है, अब उसको कैसे वो बरकरार रखेगी या इसमें कितनी सेंध समाजवादी पार्टी लगा पाएगी, यही अपने आप में सबसे अहम होगा और यही निर्धारित करेगा कि आखिर किस तरह से जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। क्योंकि पार्टियों की जीत के दावे सभी के पास हैं, सभी के अपने अपने आकलन हैं, लेकिन अब जनता ने क्या मूड बनाया है और जनता इसको किस तरह से देख रही है और किस पॉलिटिकल पार्टी को लेकर के जनता इस समय वोट करने के लिए निकल रही है, ये सबसे अहम होता है चुनावों के बीच में। हालांकि अब तीसरे फेज में भी ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि दिग्गजों की भी प्रतिष्ठाएं दांव पर हैं। तो तीसरा चरण, उसके कुछ आंकड़े हमने आपको दिखाए, लेकिन तीसरे चरण में कौन किस पर भारी पड़ेगा ये तो जनता तय करेगी। लेकिन पार्टियों के इसको लेकर के दावे क्या हैं, ये आज हम समझने की कोशिश करते हैं। 3 मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर भुवन जोशी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। प्रोफेसर भुवन जोशी जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। आप मलिक जावेद अंसारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। मलिक जावेद अंसारी जी, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और राघवेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। राघवेंद्र जी, आपका भी इस चर्चा में स्वागत है। राघवेंद्र जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करूंगा। 2 चरण तो बीत चुके हैं, सभी पार्टियां दावे कर रही हैं। समाजवादी पार्टी गठबंधन कह रहा है कि भाई उनको बढ़त मिल गई इन 2 फेज के अंदर। आप लोग कह रहे हैं कि नहीं, आप लोगों को बढ़त है और जनता का मिजाज समझ रहे हैं। लेकिन तीसरा फेज हम लोग महत्वपूर्ण इसलिए भी और ज्यादा मानते हैं क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं सर्वाधिक वीवीआईपी सीट है, बड़े चेहरे हैं आपके चुनावी मैदान में। तकरीबन 20 ऐसी सीटें हैं जो कि वीवीआईपी हैं। तैयारियां क्या हैं यहां पर और यहां की जनता का मिजाज आप लोगों ने क्या समझा है, आपका पहला रिएक्शन मैं चाहूंगा।
देखिए आयुष जी, भारतीय जनता पार्टी अपनी विश्वसनीयता के आधार पर चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी अपनी 2017 से लेकर के 2022 तक की लोकप्रियता को लेकर के चुनाव लड़ रही है। हम लोगों ने सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के नारे को चरितार्थ किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी जी के अंत्योदय विषय को लेकर के हम लोगों ने समाज के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति के हितों की रक्षा के लिए जो संघर्ष किया है, जो काम किया है, उसको लेकर के हम लोग चुनाव मैदान में हैं। हम लोग, कोई हमारे लिए वीआईपी सीट नहीं है, कोई सामान्य सीट नहीं है। हर जगह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है, हर सीट पे कमल का फूल लड़ रहा है, हर कार्यकर्ता हमारा कमल का फूल है, हर प्रत्याशी कमल का फूल है। हमारे नरेंद्र मोदी से लेकर के साधारण कार्यकर्ता सब पूरे दमखम से, पूरी ऊर्जा के साथ चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। हम लोगों की लोकप्रियता वास्तव में इतनी है कि समाज में कोई भी व्यक्ति अगर सड़क पर चर्चा करने लगे तो दूसरा उसका तुरंत खंडन करने लगता है। तो आप लोग इस विषय को अच्छी तरीके से जानते हैं आयुष जी। भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से काम करने वाला राजनीतिक दल है। हमारी केंद्र और प्रदेश की कोई ऐसी योजना नहीं है किसी गरीब के परिवार को या गरीब को उसका लाभ ना मिला हो। किसी न किसी परिवार को, हमको गैस सिलेंडर मिला है, किसी को बिजली कनेक्शन मिला है, किसी को बीमा मिला है, तो किसी को अन्य कोई ना कोई भारतीय जनता पार्टी की केंद्र या प्रदेश सरकार की योजना का लाभ मिला है। तो हम लोग जो है इन्हीं योजनाओं के दम पर और अपनी विश्वसनीयता के दम पर समाज में, और हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। प्रोफेसर भुवन जोशी जी, आपका भी रिएक्शन चाहूंगा थर्ड फेज को लेकर। देखिए, मैं कहना चाहता हूं, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश से जो परिवर्तन की लहर उत्तर प्रदेश में चली है, वो निरंतर सेकंड फेज में आप देखेंगे और तीसरे फेज में भी आप देखेंगे, वो लगातार परिवर्तन की लहर चल रही है। और मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, ये जो चुनाव है भारतीय जनता पार्टी वर्सेस जनता हो गया है। क्योंकि जनता लगातार अपने आप को, चाहे यहाँ का किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे यहाँ का मजदूर हो, चाहे यहाँ के अगड़े हो, चाहे पिछड़े हो, अपने आप को 5 साल से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो आज ये जनता ने चुनाव अपने हाथों में ले लिया है। माननीय अखिलेश यादव जी की रैलियों में जो अपार भीड़ आ रही है, वो परिवर्तन का सूचक है। मलिक जावेद अंसारी जी, देखिए पार्टियां अपने अपने जीत के दावे कर रही। समाजवादी पार्टी कह रही कि उसके पक्ष में ये जो 2 फेज रहे उसमें माहौल बन गया है, जनता का मिजाज दिख रहा है। राघवेंद्र जी कह रहे हैं कि वो अपने काम के भरोसे जनता के बीच में जा रहे हैं, वो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। कांग्रेस पार्टी का आकलन कैसे करेंगे? मैं कांग्रेस पार्टी का आकलन ऐसे करूंगा, हम 403 सीट पे लड़ रहे हैं और पुरजोर तरीके से लड़ रहे हैं। लेकिन राघवेंद्र जी ने कहा कि सबको कुछ ना कुछ मिला है, तो आज योगी जी को इटावा में फोटोशॉप रैली क्यों करनी पड़ रही है, पहला सवाल। और उन्होंने कहा, वो शायद मानेंगे नहीं इस बात को, क्योंकि भाजपा के जो लोग हैं वो शायद मोहन भागवत जी का बयान में बता रहा हूं, उन्होंने आईबी की रिपोर्ट का हवाला दिया है और उन्होंने कहा है पश्चिम उत्तर प्रदेश में 2 फेज में भाजपा का सूपड़ा साफ हो गया है और 15 सीट भी नहीं आ रही है। इस पे मैं उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा कि उनका क्या कहना है। और दूसरी बात यह है कि जो भाजपा के लोग किस तरीके से पश्चिम उत्तर प्रदेश में उनको खदेड़ा गया है और भगाया गया है, पूरा देश ने देखा है। और एडीआर की रिपोर्ट मेरे हाथ में है। ये जो थर्ड फेज की आपने बात की है, इसमें 36% दागियों को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है और 36% दागियों को बीजेपी ने टिकट दिया है, जिसमें से समाजवादी पार्टी के 58 कैंडिडेट है और बीजेपी के 55 है। और वो जो भाजपा के लोग कहते हैं कि ये गुंडों का राज है, सपा का गुंडों का राज है, तो मैं इनसे जानना चाहूंगा, आपने भी उतने ही दागियों को टिकट दिया है जितना समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? राघवेंद्र जी जवाब दीजिए। देखिए, अब ये कहां से आंकड़े लाए हैं, ये भगवान एडीआर नहीं, ये आंकड़े आपके एडीआर के, समाजवादी पार्टी के सही आंकड़े, भारतीय जनता पार्टी के विषय में आप झूठ बोल रहे हैं। फिर मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, आजम खान, नाहिद हसन, असलम चौधरी, रफीक अंसारी, आदिल चौधरी, राम मूर्ति, मुखिया कुमार, आरएलडी से मदन भैया, मोहम्मद यूनुस, सुल्तान बेग, महबूब अली और अब्दुल्ला आजम, ये साधारण अपराधी नहीं है, इनके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज है और बहुत से ऐसे अपराधी हैं जो जेल से चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा अपराधी नहीं है जो जेल से चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोगों के जो अपराधी हैं वो धारा 307, हम लोग जो है 144 के उल्लंघन के जैसे कुछ नेता लोग हैं या कुछ ऐसे हैं जैसे मुजफ्फरनगर घटना में जिन्होंने दंगे के समय विरोध दर्ज किया, उनको रासुका लगा दी गई, हाई कोर्ट से वो रासुका समाप्त कर दी गई। तो देखिए,
भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो कोई इस प्रकार के अपराधी नहीं है, उनके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा, मुख्यमंत्री जी के पास, मुकदमा नहीं है। योगी और जी मैं के जो ऊपर नाम कितने गिने मुकदमे हैं, दर्ज थे, मैंने उन्होंने जो खुद ही अपने नाम मुकदमे गिने वापस ले हैं, लिए। जो नाम बताए हैं वो सब के सब गंभीर धाराओं में समाजवादी पार्टी के नेता गण है। आप लोग एक दो नाम के अलावा भारतीय जनता पार्टी में शांत हो जाएंगे और उस आप लोग झूठ का पहाड़ खड़ा करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी समाज में विश्वास कायम किए हुए, और ये कहां से बता लाते हैं कि वो 110 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को सुपड़ा साफ हो रहा है। ये भगवान मालिक कह रहे हैं, आईबी की रिपोर्ट का हवाला दिया है। अच्छा, तो आईबी की रिपोर्ट आपके पास आई है, मोहन हमारे पास जी के नहीं पास आई, आई। हमारे पास नहीं आई है। उन्होंने तो आपको सक्रिय करने को कहा है, आदेश पारित अरे हुआ है उत्तर आप प्रदेश चिंता में। मत करिए, भारतीय जनता पार्टी की 10 तारीख को आपको मिठाई खिलाएंगे जो हमारी सरकार बनेगी। हम आप खाना निश्चित चाहेंगे रहिए, यार, राघवेंद्र हम लोग जी। उत्तर प्रदेश की जनता की विश्वसनीयता कायम किए हुए हैं। हम लोग अपने काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश में सुशासन कायम किया है। याद करिए, जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार, भुवन जी मैं आता हूं, राघवेंद्र जी की बात कंप्लीट हो जाए करते फिर मैं आपके पास आता हूं। राघवेंद्र जी कंप्लीट करें। हम याद है जो समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, हर तीसरे दिन दंगे हुआ करते थे। मुझे याद है मुजफ्फरनगर की घटना, जब मुजफ्फरनगर की एक तरफ दंगे हो रहे थे, दूसरी तरफ सफाई महोत्सव मनाया जा रहा था। मुझे याद है जवाहर बाग कांड, जिसका राम मूर्ति यादव अभी भी गायब है, जिसने हजारों पेड़ काट के बेच दिए थे, और एक एसपी का हत्यारा वही है, और एक सीओ की भी हत्या उसने की थी। समाजवादी पार्टी के समय वापस क्यों ले लिए? 30,000 लोगों की हत्या हुई थी। श्रीमान जी, अरे आप तो बीच में बोल रहे हैं, आप ना उत्तर प्रदेश में 3 में ना 13 में है, आप तो बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। क्या स्थिति है वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कांग्रेस की। मैं जवाब देना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी के समय 2012 में 5,666 लोगों की हत्या हुई थी, आयुष जी। इसके अलावा 2013 में 6,000। नहीं, लेकिन राघवेंद्र जी देखिए, वो आंकड़े बताने से तो कुछ होगा नहीं ना, क्योंकि 17 में आपने ये सब बता दिया था, जनता ने आपको सत्ता में बिठा दिया। लेकिन अब मौजूदा वक्त में जो सवाल हैं उसमें ये देखना है कि जनता आपके साथ कनेक्ट हो रही है या फिर नहीं। क्या कहना चाह रहे हैं भुवन जी? देखिए, मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को जवाब दे रहे हैं किसान, वो किसान जिनके 700 किसानों की हत्या इनके प्रदेश में इनके नेतृत्व के कारण हो गई, और जवाब देना है इनको उन किसानों को जिन पे झूठे मुकदमे इन्होंने लगा दिया। और लखीमपुर में आपने देखा होगा, गृह राज्य मंत्री का बेटा थार चढ़ा के 4 किसानों की तत्काल हत्या हो जाती है। वो गृह राज्य मंत्री का आज तक इस्तीफा नहीं हो पाया। और एक कह रहे थे अभी कि हमारे कैंडिडेट के बारे में कह रहे थे, मैं पूछना चाहता हूं धनंजय सिंह जी, जिन पे 25,000 का नगद इनाम है, 25,000 का नगद इनाम है, वो कभी क्रिकेट खेलते हुए, कभी वोट मांगते हुए, भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने का काम करते हैं। देखिए, धनंजय सिंह का भारतीय जनता पार्टी से कोई मतलब नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी का वो प्रत्याशी है, ना उम्मीदवार। कब चलेगा बताइए भाई साहब। धनंजय सिंह जो है, धनंजय सिंह कब चलेगा? ऊपर मुकदमा, अरे बात होने दीजिए ना, आप क्यों कंफ्यूज करते हैं? बुलडोजर कब चलेगा? अरे बुलडोजर का, आप 2,000 करोड़ की बुलडोजर से संपत्तियां सफाई तो कराई गई। आप लोगों के गुंडों ने सरकारी संपत्तियों में कब्जा किया था, बुलडोजर से निकल के तो आया। बड़े बड़े अपराधी आपके मुख्यमंत्री के साथ हेलीकॉप्टर में घुमा करते थे, जेल के अंदर है, दिखाई नहीं पड़ रहा है आपको क्या? धनंजय सिंह से भारतीय जनता पार्टी का क्या मतलब? उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं क्या? धनंजय सिंह भारतीय जनता पार्टी से क्या मतलब? गृह राज्य मंत्री आपके है कि नहीं बताइए, देश को बताइए, प्रदेश को बताइए, गृह राज्य मंत्री आपके है कि नहीं बताइए। गृह राज्य मंत्री है, छाती ठोक के कह रहा हूं, गृह राज्य मंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं। प्रदेश जानना चाहता है कि आपने उनसे इस्तीफा क्यों नहीं लिया, जानना अरे चाहता क्यों है। लिया जाएगा आप बताइए, क्या वो अपराधी है क्या? क्या बेसिरबार की बातें कर रहे हैं? कहीं का रोड़ा भानुमती ने मुंह पर रोड़ा। आप लोग उत्तर प्रदेश में सरकार में रहे हैं, अपने काम तो गिनाते रहिए। गृह राज्य मंत्री को हटा दिया जाए। गृह राज्य मंत्री का दोष क्या है? गृह राज्य मंत्री का दोष क्या है? हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। हाईकोर्ट से जमानत, अरे आपको क्या जवाब चाहिए? जवाब पे जनता को जनता संतुष्ट है पूरी तौर पे, जनता उत्तर प्रदेश की संतुष्ट है। आपको जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, हमें आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। आप लोग जिस तरीके से अखंड भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे, आप लोग जिस तरीके से अराजकता करते थे, आप लोग जिस तरीके से। चलिए भुवन जी, अब भाई देखिए, खदेड़ा किसका हुआ है इसके लिए तो हमको लगता है कि अब तो कम से कम इंतजार कर लेना चाहिए। अब इंतजार कर लेना चाहिए, अब तो वोटिंग चल रही है, अब कौन खदेड़ा हो रहा है, किसका खदेड़ा हो रहा है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, इसका फैसला अब जनता कर रही है और बहुत बेहतर तरीके से कर रही है। ठीक है।
मलिक जावेद अंसारी जी, ठीक है, एक सेकंड, आप दोनों लोग थोड़ा सा धैर्य रखें। मलिक जावेद अंसारी जी, मलिक जावेद अंसारी जी, आपने ये कहा कि इन्होंने दागियों को टिकट दिए, समाजवादी पार्टी ने दागियों को टिकट दिए। आपके कैंडिडेट अगर दागी नहीं भी हैं, तब भी क्या कांग्रेस पार्टी वहां पर कहीं फाइटिंग पोजीशन में भी आपको दिख रही है? क्योंकि कह रहे हैं कि आप तो ना 3 में है ना 13 में है। उनके कहने से नहीं होता, वो 10 तारीख को पता लगेगा। और जो कांग्रेस पार्टी अरे ने जो आपकी विजन प्रियंका दिया गांधी उत्तर क्या प्रदेश- कह रही हैं सुन उत्तर प्रदेश और लीजिए, बिहार की सुन जनता लीजिए, के बारे में? सुन लीजिए, अरे शर्म करिए। मैं जवाब जावेद दे रहा हूं, अंसारी सुन जी, लीजिए। जावेद अंसारी जी, जरा प्रियंका गांधी पंजाब में क्या टिप्पणी कर रही हैं इस विषय सुन और ली- मैं जवाब दे रहा पंजाब हूं का ना, मुख्यमंत्री मैं जवाब बयान दे रहा है और प्रियंका जी ताली बजा रही मैं हैं। जवाब दे रहा हूँ। हाँ जवाब मैं दीजिए। जवाब दे रहा हूँ क्या आपको, सुन जवाब लीजिए। दोगे आप बहुत वरिष्ठ हैं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा जोर से बोलने में। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो वो बयान दिया गया है उस पर स्पष्टीकरण आया है चन्नी जी का। उन्होंने वो केजरीवाल और संजय सिंह और दुर्गेश पाठक जैसे लोगों के लिए कहा है जो वहां का माहौल खराब कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमको कहा 3 में ना 13 में हो आप, 403 सीट पे हम लड़ रहे हैं। और जो हमने उत्तर प्रदेश को एक विजन दिया है कि किस तरीके से मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए, वो कांग्रेस पार्टी ने दिया है, चाहे वो उन्नति विधान हो, चाहे शक्ति विधान हो, चाहे वो भर्ती विधान हो। और राघवेंद्र जी, आप बहुत वरिष्ठ हैं, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगा कि योगी जी ने अपने मुकदमे जो उनके ऊपर इतने संगीन आरोप लगे थे, इतने संगीन मुकदमे थे, वो खुद हटा दिए, तो खुद ही जज बन गए, मुख्यमंत्री बन गए। नहीं, लेकिन ठीक है मलिक जावेद अंसारी जी, देखिए आप सवाल उनसे पूछ रहे हैं, लेकिन समय सवाल इस बात का है आपकी पार्टी के परफॉर्मेंस से, क्योंकि थर्ड फेज आने को है। फर्स्ट फेज में भी समाजवादी गठबंधन कह रहा है कि भाई देखिए वो तो बढ़त बना चुका है, उनकी सत्ता में वापसी होने वाली है। सेकंड फेज में कह रहा है चूंकि वहां पर वैसे भी समाजवादी पार्टी का वर्चस्व रहा है, तो उसमें तो और उन्होंने बेहतर कर दिया है। कांग्रेस पार्टी के पास ऐसा क्या हुआ है इन विगत 5 सालों में जो आपको लग रहा है कि नहीं, आप समाजवादी पार्टी, गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी सबको पछाड़ते हुए आगे निकल रहे हैं? थोड़ा उस विषय को बताएं ना, इनके ऊपर आरोप लगा देने से नहीं होगा। जनता आपके साथ जुड़ी है, कोई एक बात मुझे ऐसी बताइए कि कांग्रेस पर भरोसा कर रही है जनता, मुझे भी समझ में आए। मैं 2 बात, आपने एक बात पूछी, मैं 2 बात बता रहा हूं। युवाओं को 20 लाख रोजगार देने का हमने वादा किया है, उस पर हम खरे उतरेंगे। महिलाओं को जो हमने 40% रोजगार देने का वादा किया, उस पर हम आरक्षण देने का वादा किया, उस पर हम खरे उतरेंगे। तो हमारे साथ महिलाएं हैं और युवा है, यही भविष्य तय करेगा उत्तर प्रदेश की। युवाओं को तो नौकरी देने का वादा अखिलेश यादव जी ने भी किया है, लेकिन वो तो पिछली बार भी सरकार में थे, क्यों नहीं दिया था? अब इस बार ये सरकार में इन्होंने क्यों नहीं दिया नौकरियां? ठीक है भुवन जी, अब आप इसका जवाब दीजिए। देखिए, मैं कहना चाहता हूं जो हमने अपने कार्यकाल में इनसे मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा, जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता साहब है, जरा इंटरफेयर ना करें, जब हम अपना समय हो हमें से बोलने दें। पहले मैं कहना चाहता हूं कि जो हमने लैपटॉप देने का काम करा, हमारी सरकार ने करा, इस कोरोना काल में बहुत सारे युवाओं को रोजगार से जोड़ने का काम करा। एक विषय ये है अपना। दूसरा विषय मैं आपसे कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को किसान, मजदूर, युवा, महिलाएं, मातृशक्ति, इनके ये अपराधियों का जिक्र कर रहे थे, इनके विधायक सैगर जी जेल में है, मातृशक्ति को जवाब देना है उनको। इनके चिमयानंद जी को पूरे देश ने देखा है। ये तो अपने इनके पास ऐसा एक फिल्टर है, इनकी पार्टी में कोई आ जाएगा, वो गंगा स्नान करने का, वो साफ हो जाएगा। इससे नहीं बनेगा आचरण आप लोगों का, भारतीय जनता पार्टी का। निश्चित तौर पे आप देख लीजिएगा, 10 मार्च को मैं आपके चैनल में दोबारा बैठूंगा, तो आप देखेंगे समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है। राघवेंद्र जी, सरकार बना रहे अखिलेश यादव। अभी इन्होंने लैपटॉप की बात कही, मजे की बात है। मैं जरा एक बात बताना चाहता हूं। शांतनु गुप्ता ने एक आरटीआई दाखिल की थी 2016 में, जिसके अनुसार 2012 से लेकर 2014 तक सपा सरकार ने 14,81,118 लैपटॉप खरीदे थे, बांटे मात्र 6,11,794। 8,69,324 लैपटॉप कहाँ गए? कीमत कुल 13,490 करोड़। ये घपला घोटाला नहीं है तो क्या है? सीधा सीधा शांतनु गुप्ता की आरटीआई 2016 में दाखिल हुई, उसकी रिपोर्ट का मैं हवाला दे रहा हूं। दूसरी बात, 2014 के घोषणा पत्र में इन्होंने एक चर्चा की थी, अगर हमारी सरकार बनी तो उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, 2,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, उत्तर प्रदेश के सभी नौजवानों को भत्ता दिया जाएगा। पूरे उत्तर प्रदेश के नौजवानों ने इनको वोट कर दिया। परिणाम स्वरूप इन्होंने भत्ता कितना दिया, घोषणा की, उसके बाद इन्होंने 500 रुपए की, और उन्होंने उसमें कर्ज लगा दिया कि 25 साल से 35 साल की उम्र के लोगों को दिया जाएगा। और उसके बाद इन्होंने
मात्र 2 रुपए मासिक बेरोजगारी भत्ता दिया और 2 तो राघवेंद्र जी, 100% तो कौन पूरा कर पाया? क्योंकि वो आपके भी 17 के चुनावी घोषणा पत्र में कहेंगे कि आप तो 70 लाख नौकरी का वादा करके आए थे। आप कहते हैं ऑफिशियल आपने 5 लाख नौकरी दी है। आप कहेंगे कि आपने और जो तमाम वादे उसके अंदर किए थे उनमें से भी आपने 100% तो आपने भी पूरा नहीं किया। आपने भी कहा था कि हम टैबलेट बांटेंगे, लेकिन आपने कितने टैबलेट और कितने मोबाइल बांटे? नहीं, हम लोगों ने बांटे हैं ना, हम लोगों ने काम किया। मैं बता रहा हूँ, हम लोगों ने 5 लाख सरकारी नौकरियां देने का अरे काम तो वादा किया। कितना किया था आपने? क्या 5 लाख का ही वादा किया था राघवेंद्र जी? आप चर्चा कर रहे हैं, चलिए पूरी बात मैं बता रहा हूँ ना। रोजगार के विषय में आते हैं, रोजगार की चर्चा करते हैं। हमने 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया। नहीं, आपने नौकरी दी, मैं कह रहा हूं वादा कितना किया था? आयुष जी एक मिनट बात जनता तक पहुंचने दीजिए इसको। जब समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी, इन्होंने मात्र 1,99,000 नौकरियां दी थी। हम लोगों ने ओडीओपी के माध्यम से 5,000 करोड़ का ऋण दिया, जिससे 25 लाख लोगों को रोजगार का सृजन हुआ। इसके अलावा एमएसएमई सेक्टर में हम लोगों ने 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी, चलिए 2 करोड़ लोगों को रोजगार, मुझे लगता है तो बहुत बड़ी बात हो जाए, लेकिन अब जनता इस पर भरोसा कितना करेगी, मैं इस जनता के ऊपर ही छोड़ूंगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो थर्ड फेज है, यहाँ पर कई वीवीआईपी सीटें हैं, कई बड़े चेहरे भी हैं, लेकिन देखना यह है कि अब तीसरे फेज के अंदर जनता इस बार के विधानसभा चुनाव में किसको चुनती है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।